आज के हमारे इस सारस्वत सभा के अध्यक्ष और आप सबके प्रिय लोकप्रिय आप सब जिनसे परिचित हैं, मैं उनको बुलाऊं। फिर भी एक औपचारिकता होती है परिचय तो क्या देना है, सब परिचित हैं। और फिर भी आप माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपका नाम लेते ही लोग ताली बजाने लगते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जिनके चेहरे पे तेज है, जिनकी वाणी में ओज है, सरस्वती जिनकी जीवा पर विराजती है और जो दक्षिण से आकर भी बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं, जोर से ताली बजाओ। और जिन्होंने सिद्ध किया है कि नारी तू नारायणी, ऐसी हमारे देश की यशस्वी, कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क की धनी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, एक बार फिर ताली बजा के स्वागत कीजिए। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान अशोक कुमार पांडे जी, हमारे सचिव आदरणीय दीपक शर्मा जी, आदरणीय मुकेश कुमार मिश्रा जी, इस सभा कक्ष में कई प्रमुख हस्तियां विराजमान हैं। ऐसे सभी आदरणीय वरिष्ठगण, मेरी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाला भारत, दूध और घी की नदियां जहां बहती थी, सोने की चिड़िया जो कहलाता था, और जब अर्थ विकसित देश ये कहते थे कि हमारा विचार ही सही है, तब भारत के ऋषियों ने मंत्र दिया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। संयुक्त राष्ट्र संघ बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कह दिया था, एवं निजम पराबेती गणना लघु चेतसा मुदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। अद्भुत देश हमारा। और सचमुच में अगर थोड़े पीछे चले जाएं, 2200 साल का अगर हम गुलामी का कालखंड छोड़ दें, तो भारत का स्थान सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्थाओं में भी सर्वोपरि सबसे ऊपर रहा है। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था। 11वीं सदी में वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 30 से लेकर 33% तक हुआ करती थी। ये सच है, आंकड़े हैं। मुगल काल में आर्थिक सांस्कृतिक दमन के बाद भी जीडीपी में 25% योगदान होता था हमारे देश का, भारत का। ये मुगल काल की बात करता हूं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ब्रिटिश काल में हमारा योगदान जीडीपी में घट के रह गया 4%, और 1970 आते आते गिर के रह गया केवल 3%। लेकिन आज ये भारत का सामर्थ्य है, आर्थिक सामर्थ्य, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार हम फिर आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी 9.5% तक पहुंच गई है। दत्तोपंत जी के चरणों में प्रणाम। राष्ट्र ऋषि, भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, ये महापुरुष याद आते हैं।
दीनदयाल जी, दत्तोपंत जी, जिन्होंने केवल हमें नहीं भारत को तो दिशा दिखाई। आजादी के बाद हमने पश्चिम का अंधानुकरण किया, कम्युनिज्म का प्रभाव, समाजवाद और कई बार पूंजीवाद की तरफ पूरा झुकाव। लेकिन निर्मला दीदी जिसमें तीसरे रास्ते की बात कर रही थी, तीसरा रास्ता, और सचमुच में उसे अगर दीनदयाल जी के शब्दों में कहते हुए एकात्म मानव दर्शन, और दत्तोपंत जी ने भी ये कहा कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास चाहिए, आधा अधूरा और आधा कचरा नहीं, संपूर्ण विकास और संपूर्ण सुख उसको मिलना चाहिए। ऐसी समाज और राज्य व्यवस्था चाहिए। और संपूर्ण सुख की अगर आप बात करते तो पश्चिम ने मनुष्य को केवल शरीर माना, और शरीर मान के कह दिया कि बड़ी आसान बात है व्यक्ति को सुखी करना है, रोटी कपड़ा मकान दे दो, भूख लगे भोजन, प्यास लगे पानी, घूमने को गाड़ी, रहने को मकान, बीमार हो जाए तो इलाज, गर्मी हो तो एसी, सर्दी हो तो हीटर, चढ़ने के लिए लिफ्ट, जैसा दीदी बताती थी अभी, ये सारी सुख सुविधाएं कर दो, मनुष्य सुखी हो जाएगा। लेकिन दीनदयाल जी ने भी कहा, दत्तोपंत जी ने भी कहा कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर है इसलिए शरीर का सुख तो चाहिए, यह नैसर्गिक आवश्यकता है रोटी कपड़ा, लेकिन इसके साथ मन का सुख भी चाहिए। संपूर्ण सुख मतलब मन का सुख भी, बुद्धि का सुख भी और आत्मा का सुख भी। मैं उसके बहुत विवेचन में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन तीसरे रास्ते में उन्होंने कहा केवल व्यक्ति का सुख नहीं चाहिए, व्यक्ति सुखी हो और संपूर्ण सुखी हो, पूर्ण विकसित हो, लेकिन व्यक्ति की भी ड्यूटी है वो समाज के लिए अनुशासित हो, अपनी ड्यूटी और कर्तव्य का भी पालन करे। तो उन्होंने व्यक्ति की बात की, उन्होंने समाज की बात की, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, और केवल नहीं, राष्ट्र से आगे बढ़ के प्रकृति की बात की, सृष्टि की बात की, परमेष्ठ की बात की। और ये दीदी जब बता रही थी कि दत्तोपंत जी ने कहा कि प्रकृति का शोषण करो, दोहन करो, शोषण मत करो। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में फल लगे तो फल तोड़ के खा लो, ये दोहन है, लेकिन कुल्हाड़ी लेके पेड़ ही काट दो, ये शोषण है। और इसलिए दत्तोपंत जी के विचार आज भी प्रासंगिक है, और उन विचारों को उन्होंने कृति में परिवर्तित करके एक नहीं अनेक संस्थाओं की रचना की। और दीदी ने कई विचारों को आपको बताया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसी मार्ग पे चलते हुए आज मुझे याद आ रहा है, एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था, याद करो जो विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, और उन्होंने कहा था कि निशा का अंत निकट है, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। आज मैं ये कहने का साहस पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहा हूं कि दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये हो रहा है। भारत का बढ़ता हुआ सामर्थ्य चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आज मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए, पूरा देश चिंतित था कि बच्चों का होगा क्या, निकलेंगे कैसे। लेकिन जब बच्चों ने तिरंगा झंडा हाथ में लिया और भारत आने के लिए निकले तो रूस की सेनाएं भी पीछे हट गई और यूक्रेन ने भी गोलाबारी बंद कर दी। तिरंगा हराए जाने दो इनको जाने। हमारे पीछे बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले भी निकले। यह भारत का बढ़ता हुआ सामर्थ्य है। एक नहीं अनेकों उदाहरण। सीना गर्व से फूल जाता है। कोविड आया, वैक्सीन पहले कभी बनती नहीं थी। रूस बनाए, अमेरिका बनाए, जापान बनाए, जर्मनी बनाए,
फ्रांस बनाए, 20 साल बाद भारत आए, लेकिन ये आज भारत का सामर्थ्य है। कोविड आया, टास्क फोर्स बनी, 8 महीने के अंदर कोविड की वैक्सीन न केवल बनकर तैयार हो गई, बल्कि 200 करोड़ डोज लग भी गए, और केवल भारत को नहीं लगे, दुनिया के कई देशों को लगा दिए। ये आज के भारत का सामर्थ्य। दूसरे देश के उपग्रह आज भारत छोड़ रहा है। स्टार्टअप की आप बात कर रही दीदी, हमारे मध्य प्रदेश में भी 250 स्टार्टअप्स बन के तैयार हैं, और छोटे छोटे कस्बों में हमारे बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। आज यूनिकॉर्न भी मध्य प्रदेश में। जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, अब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज, कभी वो PL84 कौन सा था, अमेरिका का सड़ा गेहूं आता था, लेकिन आज हालत यह है कि दुनिया के कई देशों को हम खाद्यान्न की सप्लाई कर रहे हैं, दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, स्वदेशी ट्रेनें बन रही है, स्वदेशी हथियार बन रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक चमत्कार कर रहे हैं। मैं विषय के बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये आज का भारत है। सचमुच में गर्व होता है कि पुतिन भी कहते हैं भारत भारत, बाइडेन भी कहते हैं भारत भारत, और कभी कभी चीन भी कह देता है भारत भारत। और दुनिया को अगर कोई नया ठिकाना देखना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो लोग कहते हैं अब चाइना नहीं, चलो भारत भारत। कभी पिछली मैं तो 2014 के पहले भी विदेशों में गया हूं। जब हम भारत की बात करते थे, मैं तकलीफ के साथ कहता हूं, तो लोग कहते थे भ्रष्टाचार और घोटालों वाला भारत, वहां हो क्या सकता है। कोई मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। यहाँ की NRI के बीच भी जाते थे, तो एक कार्यक्रम में मैं गया शिकागो में, तो कार्यक्रम थोड़ा देरी से शुरू हुआ, तो वो बोले थोड़े से व्यंग करते कि इंडियन टाइम है साहब, हम भूले थोड़ी है। ये भारत की छवि थी, लेकिन आज सारी दुनिया, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और कहते हैं वन सन, वन ग्रिड, वन वर्ल्ड, तो ब्रिटेन बोल उठता है एंड वन नरेंद्र मोदी। वो केवल मोदी नहीं बोलते, 130 करोड़ भारतीयों के गर्व को प्रदर्शित करता है। सचमुच में अद्भुत स्थिति है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत खड़ा हो रहा है। हमें पता है कि जरा जरा से देश हमें डराते थे और हम बोल नहीं पाते थे, घिग्गी बन जाती थी हमारे राष्ट्र के नेताओं की, और एक प्रधानमंत्री तो ऐसे हुए जो बोलते ही नहीं थे। हम मुख्यमंत्री थे, उनके पास जाते थे कि फलानी चीज कर दो, बोले मैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजूंगा। तो हमने कहा आपके पास आने का फायदा ही क्या है। लेकिन आज का भारत, मोदी जी के संदेश को पूरी दुनिया सुनती है, और आज का भारत कहता है हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और चीन भी जरूरत करे अगर हमारी सीमा में घुसने की, तो चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक देने का सामर्थ्य है आज के भारत का। और आज मैं खड़े हुए हो के इस दायरे से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, दीदी 2047 की बात कर रही थी, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तो जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, बढ़ता हुआ भारत, भारत के अंदर बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश भी। आज मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की करंट प्राइस पे ग्रोथ रेट है हमारी 19.76%, कभी माइनस में हुआ करती थी 2003 से पहले। बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, हमारी GSDP कभी 3.5 लाख करोड़ की होती थी, अभी 12.5 लाख करोड़ की हो गई। बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश,
देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान कभी 3.6% हुआ करता था, आज बढ़ के 4.6% हो गया है। बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, पर कैपिटा इनकम हमारी थी कभी 13,000 रुपया, आज बढ़ के 1,37,000 रुपया हो गई है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं है, इसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे 2026 तक भारत को। तो दीदी मध्य प्रदेश ने तय किया $5 ट्रिलियन के लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी हम बना के देंगे। तो देश बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। और जिस तेजी से हर क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 2047 में भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शांति, शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो वो अपना भारत कराएगा, हमारा महान राष्ट्र एक बार फिर से विश्व गुरु के पद पर आप आसीन होगा। ये बढ़ता हुआ सामर्थ्य हमारा। मैं हमारी वित्त मंत्री जी यहाँ पधारी, उनका एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सच में आप ये मत कहिए कि आप कमजोर हिंदी बोलती है, आपकी हिंदी इतनी अच्छी है कि एक एक शब्द सबको बेहतर समझ में आया है। आप आते रहे मध्य प्रदेश और मार्गदर्शन हमारा करते रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर दत्तोपंत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के अध्यक्षीय उद्बोधन में भारत के सामर्थ्य से संबंधित अनेक सूत्रों को आपने हमारे सामने रखा। मैं समय की सीमा को देखते हुए निश्चित ही भारत के जब आर्थिक सामर्थ्य की बात करते हैं तो इस दोनों वक्ताओं को सुनते हुए एक बात समझ में आई, मुझे मन में आ रही थी कि कृपया मंच से भाई साहब बैठ जाए, आराम से स्थान ग्रहण करें। मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि जब भारत किसी भी देश का सामर्थ्य या घर का सामर्थ्य देखना हो तो अगर पड़ोसी शांत है, पड़ोसियों के यहाँ कोई हलचल नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कि सब सामर्थ्य ठीक है। इसलिए चाहे चाइना की बात आई और पड़ोसी की भी बात आई, आज हमारा सामर्थ्य दुनिया में बढ़ा है और आज जो आत्मनिर्भर भारत का मंत्र हमारे सामने मिला है, इसको लेकर के 2047 तक भारत का जो अमृतकाल चल रहा है और जब भारत 100 साल स्वाधीनता के मना रहा होगा तो भारत फिर से परम वैभव की ओर, सबसे पावरफुल देश की ओर बढ़ेगा। इस सब कामनाओं के साथ हम दोनों वक्ताओं के प्रति कृतज्ञ हैं। विशेषकर मैं आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी का आभारी हूँ संस्थान की ओर से। आपने हमारे आग्रह पर भोपाल पधार कर वक्तव्य दिया। आप सबको जानकारी है कि 10 नवंबर को हम हर साल आयोजन करते हैं, किसी कारण से उसको स्थगित करके आज करना पड़ा, लेकिन आज दोगुनी ऊर्जा से आज सब ने हमारा भी साथ दिया और आज हमारे सभा के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया। सभागार में बहुत माननीय लोग बैठे हुए हैं, मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा। श्री वी सतीश जी हमारे बीच पधारे, श्री वी डी शर्मा जी, हितानंद जी, सुश्री कविता पाटीदार जी, पद्मश्री कपिल तिवारी जी हमारे बीच हैं। अनेक मंत्रीगण जो राज्य सरकार के, श्री जगदीश देवड़ा जी, श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, विधायकगण, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी और अनेक गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ संस्थान की ओर से। भोपाल के अंदर जो संस्थान हैं, शिक्षा केंद्र हैं, विश्वविद्यालय हैं, अनेक कॉलेज हैं, उन सब के जो माननीय कुलपतिगण, प्राचार्यगण, मैं सबका नाम यहाँ लेना संभव नहीं है, फिर भी मैं उन सब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञ हूँ। आप सब यहाँ पधारे, उनका भी आभार।
अनेक संगठनों के लोग, विविध संगठनों से, भारतीय मजदूर संघ से, स्वदेशी जागरण मंच से, अनेक विविध हमारे जो सहयोगी संगठन हैं उनके प्रमुख अधिकारीगण हमारे बीच, डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी आरोग्य भारती से, मैं उनका भी आभारी हूँ। मीडिया के बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी मित्रों का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इसको कवरेज किया और आपका साथ मिला, बहुत बहुत आभार। यहाँ पर अच्छी युवा तरुणाई उपस्थित है, महिला शक्ति, नारी शक्ति भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े और आपने इस जो आज के मंच से जो सूत्र मिले हैं उनको लेकर के यहाँ से जाएंगे। आप सभी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। युवाओं को हमने विशेष रूप से बुलाया कि आप जरूर इसको सुने, क्योंकि आज़ादी का जो 100 साल होगा 2047 में, उन सब के आप सब साक्षी होंगे। आप सबको ही इस देश को आगे बढ़ाना है। इस देश के गौरव के आप कहाँ हैं, आपके कंधों पर इसका भार है और आप सब इस भूमिका को निभाएंगे। मैं सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच संघ के अनेक अधिकारीगण हैं, उनका भी मैं वंदन करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ और सभी को एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए सबसे निवेदन करूँगा कि राष्ट्रगान होगा, हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे और मैं अपने सहयोगियों से निवेदन करता हूँ कि कृपया राष्ट्रगान प्रारंभ करें।